नमस्कार। वेलकम प्यारे स्टूडेंट्स। जैसा कि हमें पता है नीट का रिजल्ट आ गया है। कई बच्चों के लिए बहुत खुशी का दिन है, लेकिन कईयों के लिए उदासी भी। देखिए, नीट और या अन्य कोई भी कंपटीशन है तो इसमें मेहनत तो मायने रखती ही है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत लक, चांस भी मैटर करता है। लेकिन लक या चांस भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। आप में से बहुत लोग सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाँ बस तैयारी कर रहे हैं। कोई पूछता है क्या कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई विजन नहीं है। अगर आपने तैयारी की तैयारी की होती, तैयारी कैसे करनी है इसकी भी तैयारी होनी चाहिए। कब मुझे पढ़ना है, कब मुझे क्वेश्चन लगाना है, कब टेस्ट सीरीज लगाना है, अपने आप खुद ये सब होना चाहिए। हर एक चैप्टर को एक किले की तरह मानो और अपने आप को राजा शिवाजी मानो और उस किले को फतह कर दो। और चैप्टर कैसे फतह होगा? जब चैप्टर की कोई भी वीक पॉइंट आप नहीं छोड़ेंगे तो समझो चैप्टर स्ट्रांग हो गया। आप तब तक किसी चैप्टर को अपना तैयार हुआ मत कहिए जब तक उस चैप्टर के सारे बुक में दिए हुए एग्जाम्पल्स और अनसॉल्व क्वेश्चंस प्लस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ना लगा लें, तब तक आप ये मत कहिए कि चैप्टर मेरा तैयार है। कोई भी बुक लीजिए आप, कई बुक अच्छी अच्छी अवेलेबल हैं। आप कोई भी बुक लीजिए और उस बुक को पहले तो सब्जेक्टिव बुक लीजिए, डिटेल में पढ़िए। डिटेल में पढ़ना एक बार होना चाहिए बस। उसके डिटेल में पढ़ते हो तो नोट्स बना लीजिए, नोट्स रिवीजन पे डाल दीजिए और नोट्स रिवाइज रहेंगे आपके। अब आप क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। पहले तो जो बुक में एग्जाम्पल दिए हैं वो लगाइए। बुक का एग्जाम्पल लगा लेने के बाद अनसॉल्व लगाइए, बुक के ही, टेक्स्ट बुक के। फिर आप एमसीक्यूज पे जाइए और फिर एमसीक्यूज लगाइए। हर तरह के एमसीक्यू, चाहे वो आईआईटी में आया हो, चाहे वो नीट में आया हो। जब हर तरह के एमसीक्यूज जो उस चैप्टर में दिए हैं, आप कोई भी एक बुक फॉलो करिए, लेकिन उस बुक को फिर 100% फॉलो कर दीजिए और देखिए आपका कैसा सिलेक्शन नहीं होगा। 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन हर चैप्टर को 100% पढ़ना भी है। जो पीछे के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप लोग उसे रद्दी समझ के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वो बहुत बेस होता है सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग का। तो इसीलिए बुक के पीछे जितनी एक्सरसाइज दी है सब करिए। टेक्स्ट पढ़ना तो अपने आप में 10% तैयारी है। इसके बाद एग्जाम्पल्स लगाना 20% और तैयारी है, 30% हो गया। फिर आपको अनसॉल्व लगाना होगा, 20% वो तैयारी है। इसके बाद बाकी सब पढ़कर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज लगाकर तब 100% चैप्टर तैयार होता है। और आप लोग बस खाली चैप्टर की रीडिंग मार ली, कहीं हो गया तैयार, ऐसा नहीं होता बेटा। एक्सरसाइज लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां हमें चैप्टर की रीडिंग नहीं लगानी है और ना अपनी नॉलेज दिखानी है, वहां क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करने की तकनीक आपको पता हो, तरीका पता हो। वो कैसे डेवलप होता है? वो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही डेवलप होता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हर चैप्टर के कम से कम 500 क्वेश्चन लगाओ अलग अलग किताबों से, तब समझो चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होती, उसे एक बार पढ़ी हुई चीज याद रहती है। हाँ, जो सब्जेक्ट मैटर है, जिसके हमने नोट्स बनाए हैं, वो रिवाइज करते रहिए आप। तो ठीक है, अब देखते हैं क्वांटम नंबर्स। ये एक बहुत मुख्य टॉपिक है, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर एक्चुअली होता क्या है? क्वांटम नंबर एक एड्रेस है। जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, मान लो आप रहते हैं यूपी। यूपी में आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में गोमती नगर, और गोमती नगर मान लो 570/21, और आपका नाम है रमेश। अब कोई अगर इन 4 पते पे चलता चला आएगा तो उसे आप ही मिलेंगे, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। हाँ, आपके परिवार का कोई आदमी होगा तो ये 3 चीजें उसकी सेम होगी। यूपी से वो भी होगा, लखनऊ से वो भी होगा, गोमती नगर और घर नंबर सेम रहेगा, लेकिन नाम
आपका नाम रमेश है तो उनका नाम कुछ और होगा। ये चारों चीजें सेम नहीं मिलेंगी। पूरे दुनिया में है तो 8 बिलियन लोग, लेकिन अगर इन चारों पे कोई चला है तो उसे रमेश ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी स्पेस है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानना है कि वो कहां पाया जा रहा है, तो हम उसके एन, एल, एम और एस तक चले आए तो उस इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस एटम में वो कहां रहता है कंफर्म हो जाएगा। दूसरे कोई एटम का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं क्वांटम नंबर होता क्या है। 4 क्वांटम नंबर होते हैं। 4 क्वांटम नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के 4 चीजें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन उस शेल के किस सबशेल में मौजूद है। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जो बताता है इलेक्ट्रॉन उस सबशेल के किस ऑर्बिटल में मौजूद है। फिर स्पिन क्वांटम नंबर होता है कि उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो किस स्पिन वाला, क्लॉकवाइज वाला कि एंटी क्लॉकवाइज। तो कंप्लीट एड्रेस होता है बच्ची। पहले हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, फिर उसका मैं एक डायग्राम भी बना के भी बताऊंगा। सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी स्पेलिंग देखना, प्रिंसिपल, PAL। प्रिंसिपल मतलब मुख्य, वो PLE होता है, उसका मतलब होता है सिद्धांत। यह है प्रिंसिपल मतलब मुख्य, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये N से डिनोट किया जाता है और यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है, ये शेल बताता है। तो अगर किसी के लिए N1 है, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब वो फर्स्ट शेल में है। N2 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है। N3 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। N4 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है। N5 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में है। और एक बात और जान लें कि शेल बढ़ने के साथ ही साथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उससे ज्यादा एनर्जी सेकेंड शेल वाले की होगी, उससे ज्यादा एनर्जी थर्ड शेल वाले की होगी। तो जैसे जैसे एन बढ़ता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ती जाती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है -1311 अपॉन n स्क्वायर। -1311 अपॉन n स्क्वायर। असल में वो 1311.8 भी होता है, लेकिन आप अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो बस 1311 याद रखिए। किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो हमने बोहर्स थ्योरी में ही पढ़ा है, वहां पे 13.6 ले लिया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पे 1311.8 अपॉन n स्क्वायर। n होता है n नंबर ऑफ शेल, किलो जूल पर मोल में आंसर आता है। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये निकाला जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, शेल, कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है। और n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो का मतलब है कि शेल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो शेल तो एग्जिस्ट करेगी। अगर हम कहें कि क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है,
तो हाँ डेफिनेटली हमें बता सकते हैं, क्योंकि n1 होने का मतलब है कि फर्स्ट शेल, n2 होने का मतलब है सेकंड शेल, n3 होने का मतलब है थर्ड शेल। तो n जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से और उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक होता जाएगा, यह हमें पता होना चाहिए। अब दूसरा क्वांटम नंबर है, हम पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये L से डिनोट किया जाता है। नाम ध्यान रखिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर ये L से डिनोट किया जाता है और ये बताता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, ए से एजीमुथल, ए से एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इससे हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द सबशेल। उससे शेल पता चलती थी, इससे सबशेल पता लगेगी, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो ये बताता है कि किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इनकी वैल्यूज क्या होती है, n से वैल्यू निकल सकती है l की। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है। इसे मिटा देते हैं। देखिए, अगर n की वैल्यू 0 है, n और l में रिलेशन होता है, पहले देखिए, l की वैल्यू होती है 0 टू n-1। ये ध्यान रखिए पहले। अब इस बिहाफ पे हम करते हैं, देखिए कैसे आता है। अगर n 0 है, l होगा 0 टू 0 माइनस मतलब वो 0, l होगा 0। अगर n 1 है तो l क्या होगा। देखो, जो हमने पहली कंडीशन बताई बेटा, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि n कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझो आपको बेवकूफ बनाने के लिए आ रहा है, तो ये कंडीशन हो ही नहीं सकती। n 1 होगा तो l होगा 0 टू 1 माइनस 1। क्या 0 टू n माइनस 1 है ना, तो n यहां पे 1 है तो l है 0 टू 1 माइनस 1, दैट इज 0। तो मतलब अगर n 1 होगा तो l 0 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। कि अगर n 1 है l 0 होगा। अब अगर n 2 है तो l क्या होगा, 0 से n माइनस 1 तक, मतलब 0 से 2 माइनस 1 तक। तो यह तो वो 0 होगा और 2 माइनस 1 हुआ 1। तो n अगर 2 है तो l की दो वैल्यू 0 और 1। n अगर 3 है तो l की क्या वैल्यू होगी, 0 से 3 माइनस 1 तक, मतलब 0 1 और 2। इसी तरह n 4 है तो l होगा 0 1 2 3। n से एक कम पे रुक जाना है बस आपको। अब ये देखो, ये बहुत बड़ी चीज बताता है। क्या बताता है, पहले तो देखिए कि जितना n होता है l की वैल्यूज उतनी ही होती है। अगर n 1 है तो l की वैल्यू 1 होगी बस, मतलब 0 भी एक वैल्यू तो है, तो सिंगल वैल्यू है। n अगर 2 है तो डबल वैल्यू, देखिए 1 और 2। n अगर 3 है तो l की भी 3 वैल्यूज आती है, 1 2 3। अगर क्वेश्चन आता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ n देयर आर हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l, तो जितने n हैं उतनी ही l की वैल्यूज पॉसिबल होती है।
दोबारा ध्यान दीजिए, एल की वैल्यू तो 0 से n-1 तक होती है, n से एक कम होती है, लेकिन n के बराबर ही वैल्यूज होती है। देखिए n 2 है तो इसकी भी 2 वैल्यू आई, n 3 है तो इसकी भी 3 वैल्यूज आई। ये बात ध्यान देना है कि जितना n होता है l की वैल्यूज उतनी ही होती है, भले वैल्यू एक कम होती है n से, लेकिन ये 0 आ जाता है ना, 0 बढ़ जाता है। तो ये है। अब ये l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अपने आप में क्या कहता है देखिए, n1 का मतलब हुआ फर्स्ट शेल, n1 का मतलब होता है फर्स्ट शेल, और l0, इसे एक चीज ध्यान रखिए कि s p d f ये ऑर्बिटल हैं। अगर l 0 है तो उसका मतलब होता है s ऑर्बिटल, अगर l 1 है तो उसका मतलब होता है p ऑर्बिटल, अगर l 2 है तो उसका मतलब होता है d ऑर्बिटल, अगर l 3 है तो उसका मतलब होता है f ऑर्बिटल। अब देखिए, पहले वाले में l 0 है, इट मींस s ऑर्बिटल, s सबशेल है, मतलब पहले शेल में एक ही सबशेल है s, 0 मतलब s सबशेल। सेकेंड शेल में ये 2 क्या है, ये शेल है, शेल। सेकेंड शेल में l के पास 2 सबशेल है, एस एस मतलब सबशेल, एस एस मतलब सबशेल। 0 का मतलब हुआ s सबशेल और 1 का मतलब हुआ p सबशेल। इसलिए सेकेंड शेल में हमारे पास 2 सबशेल होती है, s और p। थर्ड शेल में हमारे पास 3 सबशेल होती है, s, p और d। देखिए, l अगर 2 है तो d होता है। अब इसे और डिटेल में समझा दूंगा। इस चीज को दोबारा देखिए, n1 है मतलब फर्स्ट शेल की बात होगी, तो l क्या होगा, 0। ये सबशेल बताता है तो 0 का मतलब हुआ s सबशेल। तो इससे क्लियर हुआ कि फर्स्ट शेल में खाली एक सबशेल होती है, s वाली। n अगर 2 है तो वो सेकेंड शेल है। सेकेंड शेल में l की वैल्यू है 0 एंड 1, इट मींस इसके पास s सबशेल भी है और p सबशेल भी है। इसीलिए देखिए 1 में खाली 1s पॉसिबल होता है, जबकि 2 सेकेंड वाले शेल में 2s और 2p दो पॉसिबल होता है। इसी तरह थर्ड में 3s 3p 3d होता है, 3 पॉसिबल होता है। समझ में आया? तो एजिमुथल क्वांटम नंबर के बाद अगला क्वांटम नंबर निकाला गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। देखिए, इलेक्ट्रॉन एक ऐसी बॉडी जिसमें चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो कि अर्थ के बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से कंबाइन होती है और एक नेट मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करते हैं। और इससे इलेक्ट्रॉन अपने आप को न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर स्पेस में ओरिएंट करने लगता है, रिवॉल्व करने लगता है, चाहे वो यहां हो चाहे यहां हो। कोई एक पर्टिकुलर अपने मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो स्पेस पकड़ लेता है एटम के अंदर, न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर दूरी पर। उसी को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपिक्ट करता है, डिनोट करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी m की वैल्यू होती है -l से लेकर 2 +l।
तो अगर L 0 है तो M -0 से +0 मतलब कुछ नहीं होता, मतलब 0 ही होता है। L अगर 1 है तो M होगा -1 से लेकर +1 तक। L अगर 2 है तो M होगा -1 0, सॉरी 2 है ना, 2 है तो -2 -1 0 1 2। अब m जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये एक्चुअली ऑर्बिटल बताता है, ऑर्बिटल कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो देखिए L अगर 0 है मतलब s सबशेल के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें ऑर्बिटल को हम डब्बे से दिखाते हैं। s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, आप जानते हैं। n = 1 होता है p सबशेल के लिए, तो m ये डब्बे बताते हैं ऑर्बिटल। तो अगर L 1 है मतलब p सबशेल के लिए बात हो रही है, तो m 3 डिजिट होते हैं। देखिए तीन डब्बे, आपको पता होगा कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। इसी तरह L = 2 का मतलब हुआ d सबशेल, और d सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। देखिए इस तरह से निकल के आता है। जो हम पढ़ते हैं कि s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, ये यहीं से निकल के आता है। ये m जो होता है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। तो ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब लास्ट क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर सबसे लास्ट में ढूंढा गया था, इसलिए अगर कोई ये क्वेश्चन आता है कि क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो वेव फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसमें स्पिन क्वांटम नंबर होता है क्या? तो नहीं होता। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सिर्फ 3 क्वांटम नंबर निकल के आते हैं। कौन कौन से? NLM, ये नहीं। जैसे पांडव में 3, युधिष्ठिर भीम अर्जुन एक माँ के थे, नकुल सहदेव दूसरे, लेकिन थे पांडव। उसी तरह स्पिन क्वांटम नंबर भी है क्वांटम नंबर, मगर उन 3 का सौतेला भाई है, लास्ट में खोजा गया अलग से। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि किसी ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक सीधा होगा एक उल्टा होगा। जो सीधा होता है उसकी स्पिन को हम +½ बोलते हैं, जो उल्टा होता है उसकी स्पिन को हम -½ बोलते हैं। इस तरह से स्पिन क्वांटम नंबर भी पिक्चर में आता है। ये 1925 में ढूंढा गया था जॉर्ज एलेनबेक और सैमुअल गॉडस्मिथ ने। एक जरूरी चीज और, ये स्पिन से हटके है, जनरल बात है। देखिए बच्चों, जो अगर S है तो चाहे वो 1s है या 2s है या 3s है, n पे नहीं डिपेंड करता। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो n पे नहीं डिपेंड करता। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि वो सबशेल कौन सी है। अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल नई बात बता रहा हूं, कहीं मिलेगी नहीं आपको। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ शेल। शेल चाहे फर्स्ट है, फर्स्ट का एस, या सेकेंड शेल का एस, या थर्ड शेल का एस, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो सेम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का अगर ऑर्बिटल सेम है तो सेम रहेगा। जैसे 2p है, 3p है, 4p है, सब में p का इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, अलग अलग नहीं होता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था क्वांटम नंबर।
अब इसे हम कैसे डिनोट करें, देखिए या पढ़े कैसे। मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये सबशेल है, ये फर्स्ट सबशेल है, हम इसे शेड कर दे रहे हैं, n इज इक्वल टू 1। फिर ये बीच में नोडल स्पेस है, फिर ये सेकेंड शेल है, n इज इक्वल टू 2। अब देखो बच्चों, इसी शेल के अंदर सब शेल पाई जाती है। हमने देखा कि फर्स्ट शेल में खाली एक सब शेल है और उस एक सब शेल में भी केवल एक ऑर्बिटल है। हाँ, उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड शेल में मतलब 2 में हमने देखा कि एक 2s होता है, ये 1s था क्योंकि फर्स्ट का s था, और एक होता है 2p सबशेल। इसी तरह जो थर्ड शेल आएगी हमारी, ये थर्ड शेल 3s, थर्ड शेल में एक तो s होगा जिसे हम 3s कहेंगे, एक p होगा जिसे 3p कहेंगे, और एक d भी होगा, नया है 3d। तो देखिए इस तरह से अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और हम जानते हैं कि s में एक ऑर्बिटल होगा, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। s में s चाहे 4 का हो या 3 का हो, एक ही डब्बा होता है, एक ऑर्बिटल होगा। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, ये। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां प्रेजेंट है, इधर पे, अगर हमसे कहें कि इस इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम नंबर बताएं, तो क्या होगा? n क्या होगा इसके लिए? n2 होगा क्योंकि सेकेंड शेल में है। l क्या होगा इसके लिए? तो ये p में है, तो p के लिए l होता है 1, तो l हो गया 1। m क्या होगा भैया? px py pz में है, मतलब अगर ये -1 है, ये 0 है, तो +1 है, तो m हो गया +1, और स्पिन इसकी क्लॉकवाइज है तो s हो गया +12। ये वो पिक्चर है जैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होता है। पहले शेल, शेल में सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ये शेल, उसके अंदर 2 सबशेल, 2 सबशेल के अंदर उनके ऑर्बिटल्स, s का एक ऑर्बिटल, p का 3। ये पूरा थर्ड शेल, ये 3s, ये 3p, ये 3d और उनके ऑर्बिटल्स। अब एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं किस तरह आता है। मान लीजिए ये एक एटम है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d है उसका, और 3d में इलेक्ट्रॉन है, मान ले 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2, 3, 4, 5, 6। हमें कोई कहे कि इस इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर निकालो, तो पहले 2 क्वांटम नंबर तो यहीं से मिल जाते हैं। n होगा 3 क्योंकि थर्ड शेल की बात है, और n, d के लिए l होता है, देखो s p d f 0 1 2 3, ये l की वैल्यू है, ये सब शेल्स है। तो देखिए d के लिए l क्या है? 2, l आ गया 2। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m क्या है? m मतलब होता है ऑर्बिटल का नंबर, कमरा नंबर, -2 -1 0 1। किस वाले में इलेक्ट्रॉन? 0 वाले में, तो m हो गया 0। अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा होता तो m -1 हो जाता, m हो गया 0। अब स्पिन,
सीधा खड़ा हुआ है तो प्लस हाफ होगा। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। तो ये थे चारों क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। दूसरा क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। एल बताता है कि किस शेल के किस सब शेल में है इलेक्ट्रॉन, जैसे एस सब शेल में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है। अगर एल की वैल्यू 0 है हम समझेंगे कि एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन है। एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल में होगा। एल की वैल्यू 2 है तो डी सब शेल में होगा। इसी तरह से फिर एम। एम बताता है कि कमरा नंबर क्या है। अगर एल 0 है तो एम की एक ही वैल्यू 0, तो कमरा नंबर 0 हो गया। एल अगर 1 है तो एम की 3 वैल्यूज होती हैं ऑर्बिटल की। ये कमरा नंबर -1 होता है, कमरा नंबर ओ मतलब 0, ये कमरा नंबर +1। इन तीनों में से जहां भी इलेक्ट्रॉन हो एम की वैल्यू वही हो जाएगी। अगर इसमें है तो एम की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें है तो एम की वैल्यू +1 हो जाएगी, इसमें है तो एम की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो जो एम होता है मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो आपको कमरा नंबर बताता है, ऑर्बिटल नंबर बताता है, और एस स्पिन बताता है। तो ये चारों क्वांटम नंबर हो गए। अब क्वांटम नंबर हो गए हैं, अब इलेक्ट्रॉन एटम में किस तरह भरे जाते हैं, क्या क्या रूल इस पे अप्लाई होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे और ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थैंक यू।